हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में। प्लांट टैक्सोनॉमी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर कोई भी प्लांट जो साइंस के लिए नया है, जिसकी खोज की जाती है, उसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। किस आधार पर? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर, एनाटॉमिकल बेसिस पर, बायोकेमिकल बेसिस पर, जेनेटिक बेसिस पर किसी भी पौधे, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। देन सेकंड है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स उसका नामकरण करना। कोई भी नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब खोजा गया है तो उसका नामकरण भी ज़रूरी है, तो उसका नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचान लिया गया, उसका नामकरण कर दिया गया, अब उसे पूरे किंगडम में अपने कैरेक्टर्स के आधार पर कहाँ रखा जाना चाहिए, उस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो हमारे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हुए प्लांट टैक्सोनॉमी के। टैक्सोनॉमी is the science of naming, describing and classifying organisms and include all plants, animals and microorganisms of the world. टैक्सोनॉमिस्ट जब भी किसी नए प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म को खोजते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो सबसे पहला काम है उसका उसे आइडेंटिफाई करना, नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जानते हैं वो अर्थ पर उतने ही हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम जानकारी रखते हैं या जिसको हम स्टडी कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इन द पास्ट 250 years of research, taxonomists have named about 1.78 million species of animals, plants and microorganisms. अभी तक पिछले 250 सालों में टैक्सोनॉमिस्ट ने लगभग 1.78 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में हम जानते हैं, उसे क्लासिफाई भी किया गया है। लेकिन अर्थ पर टोटल 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ हैं। तो देखिए, 5 से लेकर 30 मिलियन तक टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म अनुमानित हैं, जिनमें से केवल और केवल 1.78 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में हम अभी तक जानते हैं। मीन्स बहुत सी और ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना, उनका टैक्सोनॉमी में उनके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करना अभी बाकी है। तो इस तरीके से समय समय पर बहुत से नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले ही वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी खोज होती रहती है और उनको हम पूरे किंगडम के अंदर एक जगह वर्गीकृत करते हैं। Organisms are grouped together into taxa and these groups are given a taxonomic rank. अब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में, जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ है, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है और उन्हें एक टैक्सोनॉमिक रैंक दी जाती है। द स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लीनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस टैक्सोनॉमी के फादर हैं। उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, मीन्स द्विनाम पद्धति। टैक्सोनॉमिक कंपोनेंट्स, टैक्सोनॉमी में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, स्टेप्स हैं। क्लासिफिकेशन, प्लांट्स आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रुप में हो, उनको स्टडी करना हो, तो अगर हम समानताओं या असमानताओं के आधार पर उनको विभिन्न ग्रुप्स के अंदर बांट दें कि चलिए इसको एक जैसी चीज़ों को एक तरफ रख देते हैं और जिनके अंदर बहुत अधिक असमानता है उसके अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं, तो उनको स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से प्लांट्स को भी उनके सिमिलर कैरेक्टर्स जिनके अंदर है उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखा जाता है और इन कैटेगरीज को टैक्सा कहा जाता है। सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई एंड डिराइव द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय रेफरिंग टू एन एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन। अब कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जिसे आइडेंटिफाई किया गया और उसे एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन में
कहीं रखना है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन की कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, कुछ बेसिक्स हैं कि उसके अकॉर्डिंग उसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो हम जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में वर्गीकरण, नामकरण किया जाता है टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर साइंटिफिक नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक अलग कंट्री में या दूसरी कंट्री में उस पौधे को अलग नाम से जाना जाता हो, क्योंकि लैंग्वेज ही अलग है, और कहीं और उसे अलग नाम से जाना जाता हो। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक साइंटिफिक नेम ज़रूर दिया जाता है, और ये जो साइंटिफिक नेम है वो पूरी दुनिया में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही होता है। तो इस आधार पर उसका नॉमेनक्लेचर भी किया जाता है। डिस्क्रिप्शन, टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैक्सॉन, फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली, और उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमिक कंपोनेंट्स में क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, किसी का भी आइडेंटिफाई करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और उसके बाद उसका नामकरण करना। कैसा नामकरण? साइंटिफिक नेम, जिसे पूरी दुनिया में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। एंड देन डिस्क्रिप्शन, जो भी उसके कैरेक्टर्स होंगे उसका डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आएगा। Plant classification or taxonomy is the science of grouping plants on the basis of their use or shared characteristics. स्टार्टिंग में जब बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी, माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, या बायोकेमिकल लेवल या जेनेटिकल लेवल तक हम किसी भी चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते थे, तो जो स्टार्टिंग के क्लासिफिकेशन थे वो किस बेस पर थे? यूजेस के बेस पर। जैसे कोई भी पौधे हैं उसका हम मेडिसिनल यूज़ ले रहे हैं तो ये मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, और किसी के लिए हम सिर्फ खाने के काम में ले रहे हैं जैसे अनाज हैं। तो इस तरीके से यूजेस के बेस पर प्लांट्स को क्लासीफाई या एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया गया था, और कॉमन कैरेक्टर्स जो वो शेयर कर रहे हैं उनका एक अलग अलग ग्रुप बना दिया गया था। 2 ways टू नेम एंड डिस्क्राइब प्लांट्स। 2 तरीके की नेमिंग होती है किसी भी प्लांट्स की। साइंटिफिक नेम allow organisms to be identified anywhere, no matter what language is spoken. Each organism has a unique name. This is the most important thing in nomenclature. क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सी कंट्रीज़ में अलग अलग तो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और अलग अलग तरीके से किसी भी चीज़ का नामकरण किया जाता है, और अलग अलग भाषाओं में उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हो सकता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको यहाँ एशिया में आइडेंटिफाई किया गया हो उसे कुछ और नाम दिया जाए, और वही चीज़ अगर यूरोप में आइडेंटिफाई की जाती है जहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंट है तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि तो ऑलरेडी वहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर्स के आधार पर उसे एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, यूनिक नेम, जिसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। पूरी दुनिया में उस ऑर्गेनिज्म को उसी साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा। कॉमन नेम्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। सेम प्लांट वॉज गिवन मैनी डिफरेंट कॉमन नेम्स। डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मे हैव द सेम कॉमन नेम। हो सकता है एक ही प्लांट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाए, या फिर हो सकता है अलग अलग चीज़ों को 2 अलग जगहों पर एक नाम से पुकारा जाए, तो इट मे बी कन्फ्यूजिंग। Sometimes the same common name was used for 2 different plants in 2 countries speaking different languages. इस तरह की समस्या से बचने के लिए कॉमन नेम को टैक्सोनॉमी में महत्व नहीं दिया जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट दैट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण या किसी भी चीज़ को ग्रुप्स के अंदर बांटना। मेनली जो इसका बेस है वो है सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस। अगर कोई भी 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म में समानताओं की अधिकता है तो उसे हम डेफिनेटली एक ही ग्रुप में रखेंगे, और असमानता है तो उसे हम 2 अलग अलग ग्रुप के अंदर रख देंगे। द लैटिन लैंग्वेज इज़ यूज बिकॉज इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। नामकरण पद्धति के लिए जो साइंटिफिक नाम रखते हैं उसमें लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है। इट इज़ नॉट यूज एंड डजंट चेंज। जो चीज़ यूज़ ही नहीं होती है उसके बदलने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि
जो चीज़ यूज़ हो रही है हो सकता है धीरे धीरे भाषाओं में अंतर आता जाए। जैसे कि पहले प्योर हिंदी बोली जाती थी, अब इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं अपन लोग। तो और इंग्लिश में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरीज में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ वर्किंग है या कंटिन्यूशन में है वहाँ पर चेंजेस आते ही आते हैं। तो अगर हम कोई ऐसी लैंग्वेज लें जो कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं यूज़ की जा रही है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि समय के साथ वो उस शब्द का मीनिंग बदल जाए या चेंज हो जाए। इससे बचने के लिए लैटिन भाषा को साइंटिफिक नेम लेने के लिए मान्य किया गया, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, कहीं नहीं बोली जाती, इसलिए ये चेंज भी नहीं होगी। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय कैरोलस लीनियस, जैसा कि पहले भी बताया था आपको कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी। A shorter version is called the binomial system, in which only the genus and species of a plant is used to identify it. Varieties are a subgroup of species such as Ladakh alpha alpha is Metacargo sativa. तो इस तरीके से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बाइनोमियल द्विनाम पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। Carolus Linnaeus classification hierarchy includes 5 levels। जो द्विनाम पद्धति है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, उसके अंदर जो टैक्सोनॉमिक सिस्टम थे, जो टैक्सा थे, 5 लेवल इसके अंदर माने जाते थे, जिसमें है किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। जबकि मॉडर्न साइंटिफिक लेवल में 2 और टैक्सा इंक्लूड कर दिए गए, फाइलम एंड फैमिली। अब कितने लेवल हो गए इसके अंदर क्लासिफिकेशन में? 7 लेवल हो गए। पहला है किंगडम, सेकंड फाइलम, ज़्यादातर प्लांट किंगडम में फाइलम को डिवीजन कहा जाता है। थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीनस एंड सेवंथ स्पीशीज़। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है इसमें किंगडम मीन्स ऐसा कोई 2 प्लांट को हम जिनके अंदर समानताएं हैं उसे हम एक, जिनमें पौधों के बेसिक गुण हैं उसे हम प्लांट किंगडम के अंदर रख देंगे। मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रहा है या फिर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके बेस पर हम प्लांट किंगडम में रख देंगे। सेकेंड आएगा डिवीज़न। अब और बहुत सी चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या है, उसके आधार पर हम प्लांट किंगडम में आने वाले पौधों को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट देंगे। इसी तरीके से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। जैसे जैसे हम टैक्सॉन में नीचे की तरफ जाते हैं, स्पीशीज़ में जो भी पौधे होंगे, एक ही स्पीशीज़ के पौधों में बहुत अधिक समानता होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी पौधे या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल है, हमने उसे प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। अब धीरे धीरे उसे हमने डिवीजन में बांट दिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, इस तरीके से। फिर उन्हें क्लास के अंदर बांटा, फिर उनके अंदर और भी देखा कि इस क्लास के अंदर जो भी पौधे हैं उनमें बहुत सी असमानताएं भी हैं, तो उसको भी हमने दूसरे और ग्रुप्स के अंदर बांट दिया जिसे क्लास कहा गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब हम ऐसे पौधों के बीच में पहुंच जाते हैं जहाँ पर समानताएं बहुत अधिक मात्रा में, उसे स्पीशीज़ कहा जाता है, लगभग सेम है, उसे एक ही स्पीशीज़ का नाम दिया जाता है। ये देखिए, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक सिस्टम है, टैक्सा है, उसे डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है स्पीशीज़, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स which are able to breed among themselves and produce their own kind। मीन्स ऐसे पौधे या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हों, चाहे एनाटॉमिकल हो चाहे जेनेटिकल हो, बहुत अधिक उनके अंदर समानताएं हैं और ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं, उसे हम एक ही स्पीशीज़ मानते हैं। अब ये जो स्पीशीज़ हैं, ये नेक्स्ट जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ उसके जैसी ही दूसरी स्पीशीज़, उससे बहुत अधिक समानता रखने वाली तीसरी, चौथी, पांचवी, या जो भी रिलेटेड स्पीशीज़ हैं उनको हम एक जीनस में रखते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच रिजेंबल्स वन अनदर इन सर्टन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। मोनोटिपिक जीनस
has only one species, whereas polytypic genus has many more than one species. अगर पॉलीटिपिक जीनस है तो उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी, कोई मोनोटिपिक भी होती हैं जहाँ पर केवल एक जीनस में एक ही स्पीशीज़ होती हैं। यहाँ पर जो जीनस है उसके अंदर बहुत सारी रिलेटेड स्पीशीज़ हो सकती हैं जिनके अंदर बहुत सारी समानताएं हैं। फैमिली, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। अब एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ थी, अब एक फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं जो आपस में रिलेटेड हैं या उसके कुछ गुण आपस में मिलते हैं। डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन रिलेटेड फैमिलीज बाय सर्टन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। यहाँ पर एक ही फैमिली की जो भी मेंबर्स हैं उसमें समानताएं भी हैं पर आपस में बहुत सारी विषमताएं भी हैं, असमानताएं भी हैं। तो एक ही फैमिली में पाई जाने वाली स्पीशीज़ को हमने क्या किया, अलग अलग जीनस में रख दिया। इसी तरीके से ऑर्डर, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज आ सकती हैं। नेक्स्ट है क्लास, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। एक ही क्लास में बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं। फाइलम, इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। बॉटनिस्ट यूज टू टर्म डिवीजन फॉर फाइलम। फाइलम नॉर्मली जूलॉजी में काम में आता है एनिमल्स के लिए, और बॉटनी में डिवीजन काम में लिया जाता है। Kingdom, it includes all organisms that share a set of distinguishing common character. Plants are put in plant kingdom while animals are included in animal kingdom. This is the highest taxonomic category. अब हम लोअर से लेकर हाईएस्ट तक पहुंच गए हैं। हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर जो कैटेगरी है वहाँ पर क्या होगा, जितने भी पौधे हैं उसे हम, जिनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, उसे हम एक ग्रुप में यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर रख देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल है वो सारे एक जैसे ही हों, डेफिनेटली उनके अंदर बहुत सी असमानताएं भी हैं। तो ये तो हुआ हमारा मेजर क्राइटेरिया कि हमने सारे प्लांट्स को प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। अब उसमें बहुत सारी पौधे ऐसे भी थे जिनकी जो आपस में कुछ समानता रख रहे थे लेकिन बाकियों से बहुत अलग थे। तो इस तरीके से उसको अलग अलग डिविजन्स के अंदर बांट दिया गया। जैसे मेनली जो प्लांट के अंदर हम डिवीजन करते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, चाइटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो हमारे एल्गी है वो एक जैसी ही हो, नहीं, तो उसको हमने डिफरेंट क्लास के अंदर डिवाइड किया उनके अंदर पाने जाने वाले पिगमेंट्स के बेस पर। तो जो जिस क्लास को बिलोंग करता था उस एल्गी को हमने अलग अलग क्लास में बांट दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लास में पाई जाने वाली सभी एल्गी में सारी की सारी समानताएं हों, ऐसा नहीं था। तो फिर उनके अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स बना दिए गए असमानताओं के आधार पर। अब एक ऑर्डर में पाए जाने वाले प्लांट्स में भी कुछ असमानताएं थी तो उसे अलग अलग फैमिलीज़ में रख दिया गया, और एक ही फैमिली में पाए जाने वाले प्लांट्स में जो असमानताएं थी तो उनके अलग अलग जीनस बना दिए। और फिर एक ही जीनस में कई बार स्पीशीज़ भी अलग अलग देखने को मिलती है जो कि पॉलीटिपिक जीनस के अंदर मिलता है। तो ये बात हुई हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक रैंक्स में अभी तक हमने देखा कि 7 देखा आपने, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। इसके अलावा कई बार ये होता है कि अगर एक दो किंगडम एक जैसे हैं तो उसके अंदर सुपर किंगडम या सब किंगडम भी काम में लिया जाता है। मीन्स किंगडम के लिए जो हमने क्राइटेरिया बना रखे थे वो तो समान है लेकिन फिर भी उसके बीच में कुछ डिफरेंस है तो हम उसके सब किंगडम बना देते हैं। नॉर्मली अपन सब फैमिलीज़ देखते हैं, जैसे पेपिलिनेसी फैमिली है तो उसकी सब फैमिली, लेग्यूमिनेसी की 3 सब फैमिलीज़ बना दी गई हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो फाइलम है उसके भी सुपर फाइलम या सब फाइलम, क्लास की भी सुपर क्लास या सब क्लास। इस तरीके से अगर ये तो बेसिक हुए 7 टैक्सा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ या पर्टिकुलर एक टैक्सॉन के लिए लगता है कि नहीं इसे दो सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है तो उस टैक्सॉन को, जैसे कि क्लास है, सब क्लास के अंदर भी डिवाइड किया जा सकता है। अब एक प्लांट का जब हम क्लासिफिकेशन पूरा लिखते हैं तो किंगडम से शुरू करेंगे। जैसे लेपिडियम सेटाइवम के लिए अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो किंगडम प्लांटी, डेफिनेटली ये प्लांट है तो कौन से किंगडम में आएगा, प्लांट किंगडम के अंदर आएगा। डिवीज़न
एंजियोस्पर्म्स, बहुत सारे एंजियो हमारे डिविजन्स हैं प्लांट किंगडम के अंदर, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, तो ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर आता है। अब क्लास डाइकोटिलिडन्स, मोनोकॉट, डाइकॉट, तो ये डाइकॉट में आता है। अब डाइकॉट के बाद सब क्लास आप यहाँ पर देख रखें, यहाँ पर सब क्लास दिया गया है, जबकि जो हमने टैक्सॉन पढ़े थे उसके अंदर सब क्लास का हमने देखा था कि कुछ टैक्सॉन के अंदर अगर हमें लगता है कि इसे और कुछ समानताओं या असमानताओं के आधार पर दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, तो उसे हम सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली या पॉलीपिटेली दो ग्रुप के अंदर बांटा है। अब ये पॉलीपिटेली का मेंबर है। इसी तरीके से सीरीज, थैलेमीफ्लोरी। अब हम फिर पॉलीपिटेली में भी कुछ सीरीज हैं जिसमें से ये थैलेमीफ्लोरी में आएगा। ऑर्डर पैराइटेल्स, फैमिली क्रूसीफेरी, जीनस लेपिडियम और स्पीशीज लेपिडियम सेटाइवम। तो ये पूरा हुआ क्लासिफिकेशन किसका, लेपिडियम सेटाइवम का। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस होती है, तभी हम वो काम करते हैं। तो प्लांट टैक्सोनॉमी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसका नामकरण करके उसे वर्गीकृत कर दिया जाए, एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाए। टू अरेंज एलिमेंट्स और टैक्सा ऑफ प्लांट्स इनटू अ मोर सिस्टमैटिक मैनर सो दैट they can be better understood and could be used easily and more effectively. Definitely कोई भी चीज़ अगर बिखरी हुई है, पूरे उसका कोई सिस्टम से अरेंज नहीं है, तो उसको ढूंढना या उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर रखा गया है तो उसे आइडेंटिफाई करना, ढूंढना या उसके बारे में जानना बहुत आसान हो जाता है। यही मुख्य उद्देश्य है किसका, प्लांट टैक्सोनॉमी का, कि अगर कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्ञात हुआ है या पहले भी जितने ऑर्गेनिजम्स को हम जानते हैं, अगर उसको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दें तो उसके बारे में स्टडी करना और जानना बहुत आसान हो जाता है। जैसे सपोज़ कोई लाइब्रेरी में ही हम जाते हैं, तो लाइब्रेरी में अगर सेक्शंस ना बने हों कि भाई ये साइंस विंग है, ये कॉमर्स विंग है, ये आर्ट्स विंग है, सारी बुक्स ऐसे ही रखी हुई हों, तो पर्टिकुलर एक बुक को आपको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टमेटिक ढंग से रखी गई हो कि जो साइंस विंग है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, आर्ट्स विंग सेकंड फ्लोर पे है और जो कॉमर्स विंग है वो थर्ड फ्लोर पर है, तो अगर आपको आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की टैक्सोनॉमी की बुक ढूंढनी है तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे जहाँ की साइंस की बुक्स रखी हुई हैं। अगर वहाँ पर भी अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं कि फर्स्ट ईयर की बुक्स यहाँ मिल जाएंगी, सेकेंड ईयर की यहाँ रखी हैं, थर्ड ईयर की, तो आप डेफिनेटली फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वाले सेक्शन में जाएंगे ही नहीं, सेकेंड ईयर वाले सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पर भी अगर बांटा गया है कि यहाँ पर मैथ्स की बुक्स हैं, यहाँ केमिस्ट्री की हैं, यहाँ बॉटनी की हैं, यहाँ जूलॉजी की हैं, तो डेफिनेटली आप बॉटनी वाले सेक्शन में जाएंगे। अब बॉटनी वाले सेक्शन में भी अगर सेक्शन वाइज बांट कर रखी गई हैं कि ये फिजियोलॉजी की बुक्स हैं, यहाँ टैक्सोनॉमी की बुक्स रखी हैं, या टेरिडोफाइट्स की बुक रखी हैं, तो आप पर्टिकुलर उसी अलमारी में जा कर के अपने राइटर की या जो भी आप चाही गई बुक है उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करते हैं तो उसको स्टडी करना, ढूंढना या उसके बारे में जानना बहुत ही आसान हो जाता है। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। टू अरेंज डाटा और इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट प्लांट्स, किन्हीं भी प्लांट्स के बारे में अगर हमें डाटा अरेंज करना हो, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लेनी हो, तो भी सेम अभी जो आपको समझाया कि अगर कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक अरेंज होगी तो उसके बारे में पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। टू इंडिकेट द सोर्स एंड जेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स फाइलोजेनेटिक एंसेस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ प्लांट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आसानी से जान सकते हैं टैक्सोनॉमी में, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किसके बेस पर किया जाता है, जेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक बेसिस पर, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल सारे बेसिस पर। अगर कोई प्लांट पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखा हुआ है तो डेफिनेटली उस ग्रुप के जो कैरेक्टर्स हैं उस प्लांट में होंगे ही होंगे। तो अगर कोई कहे कि ये इस ग्रुप का प्लांट है तो उसके अंदर हम आसानी से उसके कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं। टू
to indicate the distribution and habitat of plants on earth and their benefits. अब पूरे अर्थ पर प्लांट्स कहाँ इसका आवास है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आसानी से जान सकते हैं अगर हम उसकी टेक्सोनॉमी जानते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है, आज से ही नहीं, सदियों से, जब से साइंटिस्ट हैं या अवेयरनेस है कि ये कुछ अलग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एनिमल्स अलग तरीके के हैं, ये प्लांट्स अलग तरीके के हैं, तभी से क्लासिफिकेशन शुरू है। सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन था जो हमारी नॉलेज में है या आज हम जानते हैं, वो है एरिस्टोटल का। इन्होंने एनिमल्स को मेनली 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर बांटा, फ्लाई, स्विम एंड वॉक। अगर हम उस ज़माने की बात करें तो उस वक्त कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी कि भाई माइक्रोस्कोप अवेलेबल हैं या जेनेटिक लेवल पर किसी को जानना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर देखा जा सकता था। आज से लगभग 2000 साल पहले मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, यानी कि आकार के आधार पर या उनके गुणों के आधार पर ही देखकर वर्गीकरण संभव था। जैसे कि इन्होंने जो भी एनिमल्स थे उनमें देखा कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं और कुछ ज़मीन पर रहते हैं। तो जो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन किया गया वो यही कि जो उड़ते हैं वो फ्लायर्स, वो बर्ड्स कहलाएं, और जो ज़मीन पर रहते हैं वो अलग हैं, ये अलग ग्रुप के लोग हैं, और जो पानी में रहते हैं वो अलग ग्रुप के एनिमल्स हैं। इन 1750s कैरोलस लीनियस यूज्ड अ 2-part नेमिंग सिस्टम। अब जब किसी भी एनिमल, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले खोजा जाता था तो उसका नामकरण अलग अलग होता था। जहाँ उसे खोजा गया वहाँ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है या साइंटिस्ट जो उचित समझते हैं उसी में उसका नामकरण हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सिस्टम था, क्योंकि हो सकता है सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहीं और खोजा गया हो और पता ही ना हो कि ये ऑलरेडी वहाँ खोजा जा चुका है दूसरी जगह पर, उसका हम अलग नामकरण कर दें, और पता ही ना चले कि वहाँ पर भी हो सकता है एक सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 या 8 या उससे भी ज़्यादा जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता हो। तो इसके लिए कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की पद्धति दी, जिसके अंदर यहाँ पर 2 पार्ट ऑफ नेमिंग था। फर्स्ट पार्ट था जीनस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, जिसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और ये हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है। और जो सेकंड पार्ट है दैट इज स्पीशीज, जिसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, मीन्स लोअर केस में। ग्रुप्स सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक स्पीशीज़ के लिए समानता ये ज़रूरी है कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज़ कहलाएं वो आपस में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसा कि हमने टैक्सॉन में पहले देखा था कि स्पीशीज़ जो हमारी लोवेस्ट टैक्सॉन थी, वहाँ पर स्पीशीज़ के अंदर सबसे ज़रूरी ये है कि एक ही स्पीशीज़ के 2 ऑर्गेनिजम्स आपस में प्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं। एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पर इन्होंने 2 ग्रुप के अंदर पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में बेस्ड ऑन साइज ऑफ स्टेम, क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं कि जिस ज़माने की बात होगी वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो जो जैसा पौधा दिख रहा है उसके आधार पर उन्होंने देखा कि कुछ पौधे तो बहुत छोटे छोटे हैं जिनका तना बहुत पतला है या बहुत सॉफ्ट है, कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं और कुछ झाड़ियाँ जैसी हैं। तो उन्होंने प्लांट्स को मेनली 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सॉफ्ट स्टेम हर्ब्स, सेकंड सेवरल वुडी स्टेम श्रब्स, जहाँ पर बहुत सारी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है उसको, और हाइट थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, प्लांट्स पेड़ों के कंपैरिजन में हाइट कम है और ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है। वुडी स्टेम प्रेजेंट है, उसे श्रब कहा। 1 वुडी स्टेम मीन्स बड़े बड़े ट्रंक प्रेजेंट है, उनको ट्रीज कहा गया। तो इस तरीके से सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर पौधों को 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर रखा गया, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। इसका बेस था साइज ऑफ स्टेम। उसी तरीके से जैसा कि हमने पहले बात की, बेस्ड ऑन देयर लिविंग, यानी कहाँ रह रहे हैं, इसके आधार पर एनिमल्स को भी 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया, एयर ड्वेलर्स, लैंड ड्वेलर्स एंड वाटर ड्वेलर्स। लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद
जो लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में जो मेन पार्ट था उसमें सेक्सुअल सिस्टम को मेन बेस बनाया गया कि जो प्लांट है उसके अंदर जो सेक्सुअल सिस्टम है उसमें कितनी समानता है और कितनी असमानता है, इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया। इसके पहले हमने देखा कि बेस्ड ऑन स्टेम के बेस पर किया गया था, लेकिन लीनियस ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर क्लासिफिकेशन किया। Classes and orders recognize the similarities in sexual organs of plants like pistils and stamens. Genera, species, other characteristics. अगर जनरा और स्पीशीज़ लेवल पर क्लासिफिकेशन करना हो तो और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन की गहराई में जाते हैं तो हमें और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स में समानता और असमानता देखनी पड़ती है। बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम, common name for all species, genus plus specific name that for a particular species. This is an artificial system, not a natural system. ये एक artificial system of classification था। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि जैसे कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसका बेस था कि हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करें या उसके अंदर समानताएं असमानताएं देखें, जैसे जैसे जेनेरिक लेवल पर गए या स्पीशीज़ लेवल पर गए तो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओव्यूल्स, प्लेसेंटेशन, ये सारी चीज़ें किस प्रकार की हैं, इन पर अगर ध्यान दें तो इस आधार पर वर्गीकरण किया गया। लेकिन ये तो जो भी साइंटिस्ट क्लासीफाई कर रहे हैं उनकी चॉइस पे हो गया कि किस कैरेक्टर को वो मान रहे हैं, किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। जैसे कि एरिस्टोटल ने स्टेम को इंपॉर्टेंस दी, स्टेम के बेस पर ही कर दिया, या फिर जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उनका लिविंग एनवायरनमेंट कैसा उसके बेस पर कर दिया। तो ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया, नेचुरल सिस्टम नहीं है। हो सकता है नेचुरल सिस्टम में कोई और कैरेक्टर्स उनसे भी ज़्यादा महत्व रखता हो जिसको एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के ग्रुप ने महत्व दिया है, तो ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाया, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट जो क्लासीफाई कर रहे हैं उनकी मर्जी पे था कि किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन का आधार किसे बनाएं। एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है, इन द पास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल बॉटनिस्ट और बाय अ स्मॉल ग्रुप। पहले कम्युनिकेशन के भी इतने साधन नहीं थे। हो सकता है एक ग्रुप इटली में बैठा हुआ किसी भी प्लांट्स के लिए नॉमेनक्लेचर कर रहा है, नामकरण कर रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन और वर्गीकरण कर रहा है। एक ग्रुप एशिया में किसी कंट्री में बैठा हुआ ये काम कर रहा है, सेम प्लांट पर स्टडी कर रहा है, और दोनों को एक दूसरे की जानकारी ही नहीं है कि उन्होंने इसे खोज लिया है, नामकरण हो गया है। तो पहले क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था उसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बॉटनिस्ट करते थे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे सिस्टम बन गए कि मैं तो इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम को फॉलो करता, हो सकता है यूरोप में कोई और सिस्टम चल रहा हो, या अमेरिका में कोई और सिस्टम चल रहा हो, अफ्रीका में कोई और सिस्टम चल रहा हो, क्योंकि एक दूसरे से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई भी कॉमन चीज़ रखी ही नहीं गई है जिससे कि क्लासिफिकेशन वेरीफाई हो सके कि ये प्लांट ऑलरेडी वहाँ खोजा जा चुका है और उसका ये पर्टिकुलर नाम है, उसका ये ग्रुप है। तो पहले जो क्लासिफिकेशन थे बहुत सारे सिस्टम्स थे, सबके अपने अपने इंडिविजुअल different systems and their updates were generally favored in different countries। अब जो कंट्री डोमिनेट थी या जिस कंट्री में जो सिस्टम खोजा गया है उसी सिस्टम को उस कंट्री में फॉलो किया जाता था। हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता था वो सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स के बेस पर किया जाता था, on the basis of one or only few characters of the plant। सेकेंड जो सिस्टम आया डेफिनेटली वो उससे बेटर था, ये हुआ नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में अ लार्ज नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिया गया
जितने भी आकारिकी जो लक्षण या गुण समानताएं या असमानताएं दिखाई दे रही हैं, उन सभी को क्राइटेरिया बनाया गया या बेस बनाया गया, और उन सभी लक्षणों को आधार बना करके जब वर्गीकरण किया गया तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा सही या करेक्ट था। नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। अब ये उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे ही नई नई खोज होती गई और माइक्रोस्कोप्स का आविष्कार भी हो गया, जीन्स के बारे में भी जान गए, बहुत सारी और नए इन्वेंशंस हो गए, जिससे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल के बारे में उसमें समानताएं असमानताएं, उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानना आसान हो गया। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में जो मेन बेस बनाया गया वो किसको था? इवोल्यूशनरी सिस्टम को, क्योंकि इवोल्यूशन इज़ द मेन थिंग। एक के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे से थोड़ा सा हाई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है या हमारे सराउंडिंग्स में या हमारी नीड के अंदर चेंज आता है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, एडेप्टेशंस होते हैं और धीरे धीरे इवोल्यूशन हो जाता है एक तरीके से बढ़ते बढ़ते। जैसे कि सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम देखें तो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारा एक इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस और जेनेटिक रिलेशनशिप को बेस बना करके जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो बहुत एक्यूरेट है और उसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहा गया। तो मेनली 3 सिस्टम, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम, यही मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम्स हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम थियोफेस्टस और लीनियस ने दिया, नेचुरल सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने दिया। यहाँ पर भी आर्टिफिशियल की तरह ही उन्होंने कुछ बेस बनाया और लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए। आर्टिफिशियल में एक या फ्यू कैरेक्टर्स ही लिए जाते थे, जबकि नेचुरल में बहुत सारे जितने भी कैरेक्टर्स ले सकते थे जो दिखाई दे रहे हैं उन सभी को बेस बना करके क्लासिफिकेशन किया गया, तो वो उसके कंपैरिजन में बेटर था। थर्ड हम बात कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन के बारे में। ये है हचिंसन, तख्ताजान और एपीजी। इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को अपना बेस बनाया, न केवल इवोल्यूशनरी सीक्वेंस जबकि जेनेटिक सीक्वेंस के आधार पर भी पौधों का क्लासिफिकेशन किया। आर्टिफिशियल सिस्टम में जो थियोफेस्टस ने दिया था, पौधों को 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये देखिए। फिर कैरोलस लीनियस ने ही इससे भी थोड़ा सा आगे 24 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हमारे प्लांट्स को। इन्होंने थियोफेस्टस के कंपैरिजन में और ज़्यादा कैरेक्टर्स लिए, पर वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे कि सभी का सही सही से वर्गीकरण हो पाए। 23 क्लासेस फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रखी गई और 24th क्लास फ्लावरलेस प्लांट्स के रूप में रखी गई। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि यहाँ पर कोई भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कंसिडर नहीं किए गए, कैरेक्टर्स भी थोड़े से लिए गए, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम का। नेक्स्ट आया बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 2D सिस्टम कहलाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिया गया और ज़्यादातर जितने भी चीज़ें हैं उनकी बेस्ड ऑन डिटेल स्टडी एंड डिसेक्शन पैटर्न्स। डिसेक्शन तब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था, तो ऊपर जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वहाँ पर सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे गए, लेकिन यहाँ पर एनाटॉमिकल फीचर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया, जैसे कि स्टेम का सेक्शन हो, लीफ का सेक्शन हो या पिस्टिल में ओवरी का सेक्शन हो। इस तरीके के सेक्शन काट के उनमें समानताएं, प्लेसेंटेशन वगैरह देखे गए। जिनमें समानता थी उसे एक ग्रुप के अंदर रखा गया, जिनके अंदर असमानता थी उसे दूसरे ग्रुप के अंदर रखा गया। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोई भी प्लांट जो मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी समानता लगती है, लेकिन अगर एनाटॉमिकली हम उससे स्टडी करें तो उनके अंदर भी असमानता दिखाई दे जाती है, तो हमने उसको 2 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इस तरीके से जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल से कहीं बेटर था। यहाँ पर पूरे प्लांट किंगडम को इन्होंने 2 ग्रुप्स के अंदर बांटा, जैसा कि हम देख सकते हैं, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स। ये क्रिप्टोगेम्स
और फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स में 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। आज हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स अलग ही ग्रुप में हमने रख रखा है, और डाइकोट और मोनोकोट एंजियोस्पर्म्स के पार्ट हैं या ग्रुप्स हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन का, इन्होंने सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, यहाँ पर जो 2 फैमिलीज जो क्लोजली रिलेटेड थी जेनेटिक लेवल पर, फाइलोजेनेटिक लेवल पर, उसको अलग अलग रख रखा था। और कुछ फैमिलीज ऐसी थी जिनके अंदर बहुत अधिक समानता नहीं थी, फिर भी उन्हें एक ही ग्रुप के अंदर रख रखा था, जैसा कि जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में स्थान दिया गया। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एंगलर और प्रेंटल और आइशर का क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन के लिए जो मेन चीज़ थी वो था इवोल्यूशनरी सिस्टम को फॉलो किया गया, जेनेटिक लेवल पर स्टडी किया गया, तब जाके प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। ड्रॉबैक क्या है? प्रिमिटिव फॉर्म्स विद नेकेड फ्लावर्स kept in beginning, more advanced families, distinct perianth, highly evolved families, fused perianth, monocots considered primitive to dicots। ये सारे जो आज हम जानते हैं कि सही नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे एंगलर और प्रेंटल या एक्लर के क्लासिफिकेशन, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर रखा गया था। लेकिन ये जो सिस्टम है वो बाकी दोनों सिस्टम्स के कंपैरिजन में बहुत ही एडवांस था और सही था। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1 or 2 morphological characters. It is proposed by Linnaeus. Artificial classification, the ordering of organisms into groups on the basis of non-evolutionary features। यहाँ पर जो भी फीचर्स लिए गए थे वो नॉन इवोल्यूशनरी थे, जैसे कि नंबर एंड सिचुएशन ऑफ देयर स्टेमन्स, स्टाइल्स, स्टिग्मास, रादर देन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उन्होंने इवोल्यूशन की बजाय मॉर्फोलॉजी को इम्पॉर्टेंस दी और उसे बेस बनाया। दिस इज़ द biggest drawback of artificial system of classification. As knowledge of shared characteristics and relationship has grown, artificial system has been superseded by the systems of natural classification। धीरे धीरे जैसे ही नॉलेज बढ़ता गया, एक आविष्कार होते गए, इन्वेंशंस होते गए, उससे क्या हुआ कि नेचुरल सिस्टम को ज़्यादा माना जाने लगा, या नेचुरल सिस्टम ने सुपरसीड कर लिया किसको? आर्टिफिशियल सिस्टम को। क्योंकि जैसे जैसे हमने और स्टडी किया एनाटॉमिकल या जेनेटिक लेवल या इवोल्यूशनरी लेवल पर जाकर देखा, तो ये माना कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो इतना करेक्ट नहीं है, इसीलिए आर्टिफिशियल सिस्टम बहुत ही जल्द नेचुरल सिस्टम द्वारा सुपरसीड कर लिया गया। बेसिस ऑफ सम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वेदास में भी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया था 200 BC। रिलीजियस इम्पॉर्टेंस, पौधे की जो भी रिलीजियस इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आज भी हम पीपल और बरगद की पूजा करते हैं, उनको रिलीजियस प्लांट्स कहा गया। यूजेस के बेस पर, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये फ्रूट वाले प्लांट हैं, ये अनाज है, इस तरीके से उन्हें बांट दिया गया। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, तो शुरू में सभी पौधों का जो वर्गीकरण किया गया वो उनके इम्पॉर्टेंस के आधार पर या यूज़ के आधार पर किया गया। थियोफेस्टस, साइज एंड लाइफ टाइम, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, साइज ऑफ द स्टेम, और वो कितना उसका जीवन है उसके आधार पर पौधों को बांट दिया गया। हर्बलिस्ट, मेडिसिनल वैल्यूज़ के आधार पर। थॉर्नफोर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट ग्रीविंग, राइज डिस्टिंक्शन बिटवीन जीनस एंड स्पीशीज। अब उन्होंने जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो फ्रूट देते हैं, उन पौधों को अलग रखा। लीनियस ने सेक्सुअल बिहेवियर के आधार पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने जो क्लासिफिकेशन दिए वो डिफरेंट थे। मीन्स मेन बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम की जो बेसिक्स थे
वो अलग अलग थे बिल्कुल पुराने ज़माने में, रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले, उसके यूज़ के आधार पर उनको अलग ग्रुप के अंदर बांटा। फिर देखा नहीं, एक पौधे की साइज़ और लाइफ स्पैन के आधार पर क्लासीफाई किया गया, फिर उनकी मेडिसिनल वैल्यू के आधार पर किया गया, फिर और थोड़ा आगे फ्लावर और फ्रूट गिविंग प्लांट्स के आधार पर किया गया, और कैरोलस लीनियस जो सबसे एडवांस थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, उन्होंने सेक्सुअल बिहेवियर के आधार पर प्लांट्स को डिवाइड किया। तो दीज आर सम बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। It is a system of classification based on natural similarities of vegetative and floral characteristics. The most famous natural system of classification Bentham and Hooker के द्वारा दिया गया। इन्होंने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और सीड बियरिंग प्लांट्स को अलग अलग किया, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। नेचुरल सिस्टम के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मोर सेटिस्फैक्ट्री ऑन प्लेसिंग ऑफ स्पीशीज। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को बेस बनाया गया था, तो आधार जब बहुत अधिक था तो सेटिस्फैक्शन भी बहुत था कि हाँ, जो प्लांट्स को एक ग्रुप के अंदर रखा गया है, जिन भी पौधों को, वो सही है। मोर प्रिडिक्टिव वैल्यू, अगर कोई प्लांट किसी ग्रुप के अंदर रखा हुआ है तो उसके बारे में प्रिडिक्शन बहुत सही था, क्योंकि हमने एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद ही ये वर्गीकरण किया। आर्बिट्रेरीली सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज आर नेसेसरीली कोरिलेटेड वेल विद ईच अदर, कैन बी यूज्ड टू प्रोडिक्ट प्रॉपर्टीज नॉट रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ना हो। फिर भी कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी इस सिस्टम में थी। मीन्स ये मोर सेटिस्फैक्ट्री थे, प्रेडिक्टिव वैल्यू भी इनकी ज़्यादा थी, और जो प्रेडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड नहीं थी फिर भी उनका यूज़ किया जा सकता था, और ये मोर इन्फॉर्मेटिव थी, किसी भी स्पीशीज़ के बारे में अधिक जानकारी दे रही थी। ये एडवांटेज से किसके, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत से एडवांटेजेस हैं क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। मेनली यहाँ पर एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को हमने काम में लिया तो ये मोर सेटिस्फैक्ट्री थे, मोर प्रेडिक्टिव थे, मतलब इनकी प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, और इनकी किसी भी स्पीशीज़ या किसी भी प्लांट के बारे में इनसे बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। ये तो थे नेचुरल सिस्टम के एडवांटेजेस किसके कंपैरिजन में, आर्टिफिशियल सिस्टम के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखकर कोई भी बता सकता है कि हाँ ये इस ग्रुप में आएगा। तो इसको डिवाइड करना या क्लासिफिकेशन करना बहुत कठिन नहीं था, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ही देखे जा रहे थे, तो कंपैरेटिवली वो इजी था, और ये मोर कॉम्प्लेक्स था। नीड लॉन्ग टाइम एंड मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर बहुत अधिक टाइम और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी। अगर किसी भी प्लांट को आपको क्लासीफाई करना है या वर्गीकृत करके उसे पर्टिकुलर प्लेस में रखना है प्लांट किंगडम में, तो अगर आर्टिफिशियल सिस्टम है तो जो 2-3 बेस है उसी को देख करके हम आराम से क्लासीफाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स को देख कर फिर क्लासीफाई करना है, तो इसके लिए बहुत अधिक समय की भी आवश्यकता थी, बहुत जानकारी की भी आवश्यकता थी। अगर किसी पौधे के पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से ये इसके ड्रॉबैक थे। पुअरली नोन प्लांट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ईजीली, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी, उसको हम प्लेस्ड नहीं कर सकते थे। कैन नॉट फोकस स्पेसिफिकली ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम में जो भी हमारे इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी थी उसको बेस बना करके क्लासिफिकेशन आसानी से किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जा सकती, क्योंकि सारी के सारे जो फीचर्स हैं उसको स्टडी करके उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करना है, तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते, या उसके बेस पर हम किसी भी पौधे को पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते। सभी चीज़ों को स्टडी करना ही होगा। तो दिस इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। What is the difference between natural and artificial system?
जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं या जानते ही हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और आर्टिफिशियल में फ्यू कैरेक्टर्स को ही लिया गया। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स लिए गए दे वर स्टेबल, और आर्टिफिशियल सिस्टम में जो भी कैरेक्टर्स थे वो समय के साथ परिवर्तित हो रहे थे, तो उनकी जो वैल्यू है डेफिनेटली कम थी, क्योंकि आज हो सकता है कि आज जिस कैरेक्टर को हमने बेस बनाया, जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया, वो समय के साथ बदल गया। तो इस तरीके से जो एक्यूरेसी है क्लासिफिकेशन की वो आर्टिफिशियल सिस्टम में बहुत कम थी। इट अवॉइड्स एनालॉगी, इट एक्सेप्ट्स एनालॉगी फॉर ग्रुपिंग। यहाँ पर एनालॉगी को ग्रुपिंग के लिए एक्सेप्ट किया गया, जबकि यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जितनी भी ब्रांचेज हैं बॉटनी की, लगभग सभी आ गई हैं कि हम किसी भी पौधे को अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, सेक्शन काटिए, एनाटॉमिकल लेवल पर स्टडी करिए, साइटोलॉजिकल लेवल पर स्टडी करिए, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर लेवल तक, इनफैक्ट जेनेटिक लेवल तक जाकर के भी जब सभी फीचर्स को स्टडी किया गया तब जाके उसे हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। किसमें? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ एक्यूरेसी बहुत अधिक है, जबकि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था मेनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर बेस्ड था कि जैसा दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हैं। नेचुरल सिस्टम ब्रिंग्स आउट homology. Artificial system doesn't study homology. It explains natural and some phylogenetic relationship. It doesn't give any idea about natural and phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship जो कि basically evolution पर बेस है या genetics पर बेस है, उसमें से जो हम ऊपर बेस बनाते हैं, जैसे कि ये थर्ड पॉइंट, इट इज़ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स को, तो ये सारी चीज़ें फाइलोजेनेटिक और क्लासिफिकेशन के अंदर भी आती हैं। तो यहाँ से फाइलोजेनी के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपैरिजन अगर हम करें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम का, तो सीधी सी बात है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन मच मोर बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जिनका इन्वेंशन हो गया उससे थोड़ी सहूलियत भी हुई और थोड़ा नॉलेज भी बढ़ा, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो क्लासिफिकेशन था वो कर पाए कंपैरेटिवली नेचुरल सिस्टम में, जो आर्टिफिशियल सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। अब जो थर्ड है दैट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी हम किसे बोलते हैं? किसी भी स्पीशीज़ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो जो फाइलोजेनी को बेस बनाया गया उसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अ क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट शोज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज इज अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड रिवील्स द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ स्पीशीज। ये एंगलर और प्रेंटल के द्वारा दिया गया। यहाँ पर ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पर बेस्ड था और इनमें फ्लावरिंग पार्ट्स को 303 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाया, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर के, सेलुलर लेवल पर, मीन्स आरएनए डीएनए के बेसिस पर जाकर के भी उसे स्टडी किया गया और फिर क्लासिफिकेशन किया गया। और मेनली जो इसका बेस था वो डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ थी। इसके बेस पर जब हमें जीन्स के बारे में नॉलेज हुई तो जेनेटिक लेवल पर स्टडी करने के बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया। Goal of the system is to establish a system of classification based on the course of evolutionary descent of its members. System where it is believed that every species is come from the evolutionary change. Definitely कोई भी आज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के ही बनता है। तो जो इवोल्यूशन है, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग टू क्लासीफाई एनीथिंग, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि किस पर बेस है फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर और जेनेटिक बेस पर। मेरिट्स
It's a phylogenetic system. Plants groups are arranged mostly according to evolutionary affinities. Primitive groups followed by advanced. धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस होते चले गए उसको हमने नेक्स्ट ग्रुप के अंदर, हायर ग्रुप्स के अंदर रखते चले गए. द सिस्टम डील्स विद ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट किंगडम. फाइलोजेनेटिक सिस्टम में प्लांट किंगडम के सारे ग्रुप्स को लिया गया. बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. इससे पहले के जो सिस्टम थे, नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम, इनके अंदर सारे जो प्लांट ग्रुप हैं उनको नहीं लिया गया था. Third, the system provides modern taxonomic keys for the identification of each groups of plants. Gymnosperms treated as a separate group, its position before angiosperm is very accurate and it is in perfect accordance to the modern concept of evolution. जैसा कि हमने देखा था बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में, वहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म थे उसे डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा गया था, लेकिन नहीं, जब जेनेटिक लेवल पर स्टडी किया गया, इवोल्यूशनरी बेसिस पर स्टडी किया गया, तो ये माना गया कि जिम्नोस्पर्म्स को टेरिडोफाइट के बाद और एंजियोस्पर्म्स के पहले रखा जाएगा, और आज हम जानते हैं कि यही एक्यूरेट है. द पोजीशन ऑफ एस्टरेसी एज द लास्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट इज वेरी लॉजिकल एंड एक्यूरेट बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट इवॉल्व्ड फैमिली इन डाइकॉट. ये डाइकॉट की हाईएस्ट इवॉल्व्ड फैमिली है और ये सही भी है. इसी तरीके से ऑर्किडेसी को मोनोकॉट की सबसे एडवांस फैमिली माना गया, जो कि सही है. एनाटॉमिकल डाटा were taken into consideration in the system of classification for the first time. Anatomical जो डाटा थे उनको भी इस सिस्टम में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया. तो ये बहुत सारे मेरिट्स हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम की, और बहुत एक्यूरेसी होने और करेक्ट होने की संभावना भी इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक लेवल पर भी स्टडी किया जाता है. एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स देन अदर्स. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जब हम जेनेटिक लेवल पर भी किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तब जाकर क्लासीफाई करना, तो एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये बन जाता है. फिजिकल अपीयरेंस आर नेग्लेक्टेड. फिजिकली सेम स्पीशीज़ कैन बी इन डिफरेंट ग्रुप्स. अब जब हम जेनेटिक और इवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा बनाते हैं इसका बेस, तो जो हो सकता है कई बार जो बाहर से डिफरेंट दिख रहे हो जेनेटिकली सेम हो, तो मॉर्फोलॉजिकल जो सिमिलैरिटीज़ है उसमें या फिजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं वो इतना महत्व नहीं रखती. क्लैडिस्टिक्स, यहाँ पर जो क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये विल हेनिंग के द्वारा दिया गया 1966 में. इस सिस्टम में दो ही मेन कैरेक्टर्स थे, यूजेस शेयर्ड कैरेक्टर और derived characters. Shared characters means features that all members of a group have in common. कुछ characters जो हर ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर हर मेंबर में कॉमन है, that is shared characters. और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं derived features that evolved only within the group under consideration. हो सकता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या कोई भी अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग कोई चेंज आ गया हो, कोई पर्टिकुलर फीचर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो वो डेराइव्ड जो कैरेक्टर्स हैं उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसे हम क्लैडिस्टिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. अब जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जो सिस्टम काम में लिया जाता है दैट इज़ पॉलीफेजिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन enormous अमाउंट ऑफ डाटा. यहाँ पर बहुत सारा डाटा यूज़ किया जाता है. लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेन्स एंड डाटा फ्यूजन, डाटा एग्रीगेशन, ये बहुत हाई लेवल पर आप उसको स्टडी करते हैं. सेल्यूलर जेनेटिक लेवल पर मीन्स 16S राइबोसोमल RNA के लेवल पर भी जब आप जाकर के इसको स्टडी करते हैं और उसके आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं वो मोस्टली बहुत एक्यूरेट है. इसको हम कहते हैं पॉलीफेजिक. यहाँ पर न केवल फिनोटिपिक बल्कि फाइलोजेनेटिक दोनों ही क्लासिफिकेशन को आधार बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीफेजिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आज की मॉडर्न टैक्सोनॉमी में काम में लिया जाता है. Outline and basis of classification. Plant kingdom has been divided into 13 divisions. Division 1 to 12 dealing with bacteria, different types of algae, fungi, bryophytes and pteridophytes.
पूरे प्लांट किंगडम को 13 डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से 12 तो बैक्टीरिया को डील करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. द 13th डिवीजन इज नेम्ड एज एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमिया विच इंक्लूड ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. मीन्स जो टोटल 13 डिविजन्स है जिसमें से 12 तो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायो एंड टेरिडो के हैं, और जो 13th डिवीजन है वो हमारा एम्ब्रियोफाइटा का है, जहाँ पर सीड बियरिंग प्लांट्स बनते हैं, दैट इज जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सब डिविजन्स. इसको फिर 3 सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया. नेकेड सीड्स वाले को जिम्नोस्पर्म्स में रखा गया और एनक्लोज्ड ओव्यूल्स और सीड्स विद कवर वाले एंजियोस्पर्म्स के अंदर रखे गए. जिम्नोस्पर्मी हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 7 ऑर्डर्स. जिम्नोस्पर्म्स को फिर 7 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया. द सब डिविजन एंजियोस्पर्म डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स. तो आज जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर हम प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं, ये उसका मोटा मोटा डिवीजन है या आउटलाइन हम कह सकते हैं. तो जो आज हमने पढ़ा सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पर मेनली 5 तरीके की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखे. आर्टिफिशियल, जो लीनियस ने दिया, विजिबल और एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स को जिसमें बेस बनाया गया था. दूसरा हमने देखा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेंथम और हुकर द्वारा दिया गया, जहाँ पर जो नेचुरल सिमिलैरिटीज़ थी उनको आधार बनाया गया. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंगलर और पेंटल के द्वारा दिया गया. यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं इसको इम्पोर्टेंस दी गई है, इसको बेस बनाया गया. पॉलीफेजिक, जो कि मॉडर्न सिस्टम है, कार्लोस ने दिया. इसमें न केवल फाइलोजेनेटिक बल्कि फिनोटिपिक दोनों ही कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए या बेस बनाते हुए क्लासिफिकेशन किया गया. नाउ न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, जिसकी जितनी न्यूमेरिक वैल्यू है उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे हम न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. ये सोकल एंड स्नीथ के द्वारा दिया गया. तो ये हमारा मेन रूप से क्लासिफिकेशन सिस्टम था. अब जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर हम इसको एक चार्ट के फॉर्म में देखें पूरे प्लांट किंगडम को, तो हम देखेंगे कि पूरे प्लांट किंगडम को 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है. क्रिप्टोगेम्स, नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स इसके अंदर आएंगे. दूसरा ग्रुप है फेनेरोगेम्स, यहाँ पर फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट्स को आधार बनाया गया है. मोटा मोटा जिसके अंदर फ्लावर्स और सीड बन रहे हैं वो एक अलग ग्रुप फेनेरोगेम्स में रख दिए गए, और जिनके अंदर फ्लावर्स और सीड नहीं बन रहे हैं उनको हम क्रिप्टोगेम्स में रख देते हैं. अब ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनके अंदर फ्लावर्स और सीड नहीं बनते, लेकिन ये तो समानता है, लेकिन इसके अलावा इनके अंदर इतनी ज़्यादा असमानता है कि उसको हम कंसिडर ना करें ये पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए इसको हम फिर असमानताओं के आधार पर, मीन्स ये तो समानता है कि इन सभी के अंदर फ्लावर्स और सीड नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन सभी पौधों में भी बहुत सी असमानताएं थी, जिसके आधार पर हमने इसे 3 ग्रुप्स के अंदर बांट दिया. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा में जो प्लांट बॉडी है रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं है. माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं ज़्यादातर, और इनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड है. दूसरा ग्रुप था हैव फॉल्स रूट्स, यानी कि ट्रू रूट्स इसके अंदर एब्सेंट हैं और बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, इनको हमने ब्रायोफाइट्स कहा. थर्ड प्लांट्स से टेरिडोफाइट्स था, जिनके अंदर ट्रू रूट्स एंड लीव्स प्रेजेंट थी. फर्स्ट टाइम रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट, जिसे हमने टेरिडोफाइटा का नाम दिया. तो इस तरीके से क्रिप्टोगेम्स को मेजर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया. एल्गी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. अब जो थैलोफाइटा थे उसमें भी बहुत सारी असमानताएं थी. उस असमानता के आधार पर इनको भी 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया. एल्गी के अंदर ऑटोट्रॉफिक पौधों को रखा गया, और जो लगभग ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक हैं लेकिन ऑटोट्रॉफिक हैं, और जिनके अंदर प्लांट स्ट्रक्चर थैलॉइड है, उसे एल्गी कहा गया. दूसरे थे फंजाई. फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो ये पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक प्लांट्स थे. है तो ये थैलोफाइटा के ही मेंबर, लेकिन यहाँ पर जिसको हमने आधार बनाया वो ऑटोट्रॉफिक और
पैरासिटिक प्लांट्स को आधार बनाया। जो ऑटोट्रॉफिक थे, खुद का खाना खुद बना सकते थे, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उसको एल्गी में रख दिया गया। और जो पैरासिटिक के सेप्रोफिटिक है, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, नॉन ग्रीन प्लांट्स, उनको फंजाई में रख दिया गया। अब एक तीसरा ग्रुप लाइकेन्स, जो लाइकेन्स ग्रुप है वो एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना हुआ है। और ये ग्रुप है, इसके अंदर जो एल्गी वाला पार्ट है वो ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स फोटोसिंथेसिस करता है, और जो फंजाई वाला पार्ट है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो दोनों मिलकर जब लाइकेन बनाते हैं तो ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो 3 ग्रुप हो गए थैलोफाइटा के, एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन्स। इसी तरीके से अब हम बात करें फेनेरोगेम्स की, तो फेनेरोगेम्स भी 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। किस आधार पर? कि सीड्स जिनके अंदर नेकेड सीड्स बन रहे हैं उसे जिम्नोस्पर्म कहा गया, और जिनके अंदर कवर्ड सीड्स और फ्रूट्स बन रहे हैं उसे एंजियोस्पर्म्स कहा गया। तो फेनेरोगेम्स को भी 2 मेजर ग्रुप्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर डिवाइड किया गया। एंजियोस्पर्म्स को फिर कॉटिलिडन के नंबर के आधार पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो ये हुआ हमारा मेजर प्लांट किंगडम के अंदर आज जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इन ग्रुप्स के अंदर हमने पौधों को डिवाइड किया हुआ है। So this is all about the classification and taxonomy. Thank you.